मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने पोशाली के हाथ पर हाथ रख दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम कहोगी वही करूंगा। पोशाली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक बार फिर नक्शे पर नजरें जमाती। हम समरनॉफ के क्वार्टर वाले अकबी बागीचे की दीवार फांद कर अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले हम समरनॉफ को काबू करेंगे। ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो रात के 10-11 बजे के बाद माउंट लिविनिया क्लब से ब्रिज खेलकर वापस आता है, थोड़ी देर मुताला करता है और म्यूजिक सुनता है, फिर सो जाता है। बस उसी वक्त हमें हमला करना होगा। सिफारत खाने पर कमांडो एक्शन का फैसला हो चुका था। तय ये हुआ कि हम स्याह रंग के तंग पतलून कमीज में मलबूस होंगे। हमारे पाँव में नीले रंग के रबर के जूते होंगे। साइलेंसर वाला रिवॉल्वर पोशाली के पास रहेगा। मैं चाकू अपने पास रखूंगा। रात 10:30 बजे तक हम पोशाली के फ्लैट में ही बत्ती बुझाकर बैठे रहेंगे। वहां से ठीक 10:30 बजे सिफारत खाने की तरफ रवाना होंगे। सिफारत खाना वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम कोई टैक्सी वगैरह नहीं लेंगे, बल्कि अलग अलग चलते हुए बंगले की अकबी दीवार के पास आकर मिलेंगे। एहतियात के तौर पर यह भी तय हुआ कि दिन के वक्त हम किसी न किसी बहाने बंगले के अकबी हिस्से में वाक़ समरनॉफ के क्वार्टर की दीवार का जायजा लेंगे। पोशाली उस दीवार को एक बार जाकर दिखाई थी। मैं रात के 11 बजे पोशाली के फ्लैट से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। बड़ी सड़क पर आकर टैक्सी ली और अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेटकर देर तक कल के कमांडो ऑपरेशन के बारे में गौर फिक्र करता रहा। किसी वक्त यह मिशन आसान लगता, किसी वक्त महसूस होता कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। अपने एजेंट ने अभी तक हम में से किसी के साथ खुफिया फ्रीक्वेंसी पर कोई बात नहीं की थी। दूसरे दिन हस्बे मामूल सिफारत खाने में आकर अपने मामूल के मुताबिक मसरूफ हो गया। पोशाली से दोपहर तक मेरा आमना सामना न हो सका। इस दौरान ड्रैश फेंकने के बहाने में सिफारत खाने के पिछवाड़े गया। यहाँ समरनॉफ के क्वार्टर की दीवार को देखा। ये कद्दे आदम दीवार थी। उसकी दूसरी जानिब दूसरे सिफारती अफसरों के बंगला नुमा क्वार्टर थे। सफीर और फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह सिफारत खाने की ऊपर वाली मंजिल के फ्लैटों में रहते थे। दीवार के करीब करीब कोई दरख्त नहीं था। शायद दरख्त सिक्योरिटी की खातिर कटवा दिए गए थे। इस दीवार को फांदा जा सकता था। हैरानी की बात थी कि दीवार के ऊपर खारदार तार नहीं लगा था। असल में श्रीलंका में उस सिफारत खाने वालों के हालात साजगार और पुरसुकून थे। कभी उनके किसी सिफारत खाने पर हमला नहीं हुआ था। मैंने ट्रैश खाली ड्रम में फेंका और वापस आकर सिफारत खाने के बाग में एक जानिब बैठ गया। लंच के बाद दोपहर में कॉरिडोर का फर्श साफ कर रहा था कि पोशाली सामने से नमूदार हुई। वो हाथ में एक कागज लिए तेज कदमों से चली आ रही थी। मेरे करीब से गुजरते हुए उसने मानी खेज नजरों से मुझे देखा और कोई बात किए बगैर नीचे तहखाने को जाने वाली सीढ़ियां उतरने लगी। आज रात हमें हमला करना था। ये हमला हमारी मौत की सूरत में भी खत्म हो सकता था और हम चाणक्य प्लान उड़ा कर ले जाने में कामयाब भी हो सकते थे। 4 बजे छुट्टी करके मैं अपने क्वार्टर में आकर लेट गया और बाज़ाहिर अंग्रेजी की एक किताब खोलकर अपनी आंखों के सामने कर ली। असल में मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मेरा जहन रात के मिशन में उलझा हुआ था। पोशाली पर मेरा यकीन भी था और किसी वक्त ये यकीन मुतजलजल भी हो जाता था। रात को मैंने चौक के रेस्तोरां में आकर खाना खाया। जब रात के 8:45 बजे तो मैं बस में सवार होकर पोशाली के समंदर वाले फ्लैट की तरफ चल दिया। पोशाली के फ्लैट की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। मेरी खास दस्तक पर पोशाली दरवाजा खोलकर मुझे अपने बेडरूम में ले गई, जहां मेज पर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी बड़ी मुश्किल से कमरे को रोशन किए हुए थी। पोशाली ने अलमारी में से स्याह रंग की 2 जीन्स और उसी रंग की 2 शर्टें निकाल कर मेज पर रख दी और बोली, ये हम दोनों के साइज की हैं। फिर उसने नायलॉन की 2 रस्सियां और कपड़े की टेप का रिंग निकाल कर मुझे दिखाया। ये टेप अस्पतालों में जख्मियों की पट्टी के ऊपर उसे अपनी जगह पर जमा कर रखने के लिए लगाया जाता था। इससे बढ़कर जबरदस्त चिपकने वाले कपड़े की टेप और कोई नहीं हो सकती थी। पोशाली अपनी पतलून, टी शर्ट और चौगर बूट लेकर बाथरूम में चली गई और बोली, इतनी देर में तुम कपड़े तब्दील कर लो। मैंने उसके साथ ही काली जीन्स और टी शर्ट पहन ली। दोनों कपड़े मेरे जिस्म के साथ चिपक गए थे, मगर मैं आसानी से हरकत कर सकता था। बूट भी फिट थे। थोड़ी देर में पोशाली बाथरूम से बाहर निकली तो वो भी पूरी कमांडो बन चुकी थी। उसने नायलॉन की रस्सी अपनी पतलून की जेब में संभाल कर रख ली। रिवॉल्वर का मैगजीन चेक किया। उसमें पूरी 12 गोलियां भरी हुई थी। साइलेंसर को खोलकर नाली पर दोबारा फिट किया। अपने माथे पर उसने काले रंग का रबर बैंड इस तरह लगा लिया कि उसके बाल उसमें जकड़ गए। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे सर के बाल अभी उगना शुरू ही हुए थे। पोशाली ने एक बार फिर सिफारत खाने के कमरों का नक्शा निकाल कर सामने रखा और हम उसे गौर से देखने लगे। फिर उसने नक्शा लपेट कर अलमारी में लॉक करके रख दिया। फिर बोली, तुम अगर पहले पहुंच जाओ तो समरनॉफ के क्वार्टर की अकबी दीवार के पीछे मेरा इंतजार करना। रात को गेट पर सिर्फ एक ही सिन्हाली सिपाही पहरा देता है। कोई दूसरी गार्ड राउंड पर नहीं होती और अगर कोई सिपाही उधर आ निकला तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना होगा। चाकू इसी मकसद के लिए तुम्हारे पास रहने दिया है। फिर उसने कार्नस पर रखी हुई घड़ी को देखा।
अभी 11 नहीं बजे थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। पोशाली किचन में चली गई और चाय बना कर ले आई। चाय बगैर दूध की थी, ये इसलिए कि हमारे आसाब होशियार रहे। ऊँघ आ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे गर्म गर्म तल्ख चाय ने मुझे चाको चौ बंद कर दिया। हम अपने ही मिशन के बारे में बातें करते रहे। मैंने 3-4 सिगरेट फूंक डाले। दरअसल अंदर से मुझे उस मिशन की कामयाबी में कुछ शक सा था, जिसकी वजह से मैं कुछ मुस्तरिब था, मगर दिल में ये अहद कर रखा था कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पोशाली को हर हालत में वहां से निकाल कर ले आऊंगा। सफारत खाने का बंगला वहां से 10 मिनट के रास्ते पर था। पोशाली ने मुझे एक आसान रास्ता बता दिया था। वो दूसरी सड़क पर से होकर वहां जा रही थी। ठीक 11:15 बजे पोशाली उठ खड़ी हुई। उसने रिवॉल्वर निकालकर आखिरी बार चेक किया और बोली, तुम पहले निकलोगे। मैंने चाकू पतलून की स्यूथी जेब में रखा हुआ था। मैंने पोशाली को खुदा हाफिज कहा। उसने कोई जवाब न दिया। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। उसने मुझे हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। मैं अभी दरवाजे में ही था कि मेरे पीछे मोमबत्ती बुझा दी गई। दरवाजे से निकलते ही मैंने सड़क पर आने की बजाय अपना रुख साहिल समंदर के नारियल के दरख्तों की तरफ कर लिया। इस रास्ते से मैं पहले भी 2-1 बार गुजर चुका था। ये इलाका सुनसान था। दूर सड़क पर से गाड़ियां गुजर रही थी। जहां दरख्तों के नीचे जमीन रेतीली थी। मेरे कपड़े स्याह रंग के थे, जिसकी वजह से मैं अंधेरे में खुल मिल गया था। आगे एक छोटी सड़क को क्रॉस करने के बाद फिर एक गैर आबाद छोटे से मैदान में दाखिल हो गया। अब कुछ फासले पर बंगलों की एक कतार की रोशनियां नजर आने लगी थी। इन्हीं बंगलों में एक बंगले में वो सफारत खाना था जो हमारा टारगेट था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि ये मिशन कामयाबी से हमकनार हो। जिस सड़क पर थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर बंगले बने हुए थे, वो सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं सड़क के नशेब में पल भर के लिए रुककर सड़क का जायजा लेने लगा। तकरीबन सभी बंगलों के बरामदों में बल्ब जल रहे थे। बाएं हाथ 2 मंजिला बंगला था। उसके बंद गेट के बाहर एक छोटे कद का सिन्हाली पहरे पर मौजूद था। इस सिन्हाली सिपाही से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पहरे वाले दोनों बंगलों के पहलू से गुजरकर सिफारत खाने के अकब में जाना था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि पोशाली किसी भी लम्हे पहुंचने वाली थी। आखिरी बार मैंने सड़क के दाएं बाएं नजर दौड़ाई और मौका देखकर तेजी से सड़क क्रॉस कर गया। जिस बंगले के करीब से गुजरकर मैं उसकी दीवार के साथ साथ चलने लगा, उसमें से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज बुलंद हुई। थोड़ी देर के बाद ये आवाज गायब हो गई। बंगलों के पीछे जमीन पर गहरे गड्ढे पड़े हुए थे, जहां से मिट्टी निकाली गई थी। इन गड्ढों के किनारों पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी। रात अंधेरी थी। आसमान पर कभी बादलों के टुकड़े तैरने लगते और कभी सितारे झिलमिलाने लगते। मैं अब पूरी तरह होशियार और चौकस था। मैंने चाकू जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था। कोई भी चौकीदार अचानक सामने आकर मुझे ललकार सकता था। मैं झुककर बंगले की दीवार के करीब आकर रुक गया, जहाँ खुदरौ झाड़ियों की कसरत थी। ये झाड़ियां 4-5 फुट तक ऊंची थीं। मैंने झाड़ियों के पीछे से सिफारत खाने की अकबी लॉन में निगाह डाली। ये सीक्रेट ऑफिसर समरनॉफ के कमरे का पिछवाड़ा था। अकबी बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। क्वार्टर के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। पोशाली को इन कमरों का हुदूद अरबा मालूम था। वो उस क्वार्टर में 2-1 बार जा चुकी थी। मैं दीवार के सामने झाड़ियों में छुप कर बैठ गया और पोशाली का इंतजार करने लगा। चाकू अभी तक मेरे हाथ में ही था। मेरी आंखें अंधेरे में बड़ी होशियारी से उस तरफ देख रही थीं जिधर से पोशाली को आना था। बमुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि एक हजूला झाड़ियों से निकलकर मेरी झाड़ियों की तरफ बढ़ा। मेरी गिरफ्त चाकू पर मजबूत हो गई। मैंने सांस रोक लिया, मगर वो पोशाली थी। वो झुकी झुकी एक माहिर गोरीले की तरह कदम कदम आगे बढ़ती मेरे पास आकर पंजों के बल बैठ गई। सरगोशी में बोली, समरनॉफ के कमरे की बत्ती जल रही है। मैंने पूछा, वो कब तक सो जाएगा? पोशाली ने सांस खींचकर उसे आहिस्ता से छोड़ते हुए कहा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम चुपचाप झाड़ियों की ओट में बैठे रहे। हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। पोशाली बिल्कुल मेरे सामने लगकर बैठी थी। फिर उसने माथे पर आता पसीना साफ किया और उठकर बंगले के पिछवाड़े नजर डाली। फिर जल्दी से बैठ गई और सरगोशी में कहा, बत्ती अभी तक जल रही है। वक्त गुजरता जा रहा था। हमें वहां बैठे बैठे जब तकरीबन आधा घंटा गुजर गया तो पोशाली बेचैन होकर उठी। फिर बोली, इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो जाग रहा है तब भी ठीक है, मेरे साथ आओ। हम अंधेरे में झाड़ियों से निकलकर बंगले की दीवार के पास आ गए। पोशाली ने दीवार के साथ घोड़ी बनने का इशारा किया। मैं दीवार के साथ लगकर घोड़े की तरह झुक गया। पोशाली ने मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर कहा, मेरे दीवार पर चढ़ने के बाद तुम भी अंदर आ जाना। तुम दीवार पर चढ़ जाओगे। उसने मेरी कमर पर पांव रखा और फिर दीवार की मुंडेर को दोनों हाथों से पकड़कर दूसरी तरफ एक निगाह डाली और उसके ऊपर चढ़कर दूसरी जानिब क्यारियों में कूद गई। वो ऐसी महारत से कूदी थी कि मुझे उसकी जरा सी धमक भी सुनाई न दी। उसके बाद मैंने उछलकर दीवार की मुंडेर को पकड़ा और दोनों टांगे दीवार की मुंडेर पर ले आया। मैंने दीवार पर ही बिल्कुल सीधे लेटे लेटे नीचे बाग में देखा।
पोशाली एक जगह अंधेरे में सिमट कर बैठी मुझे हाथ से नीचे आने का इशारा कर रही थी। मैं भी आहिस्ता से दूसरी तरफ बागीचे में कूद गया। रोशनी सिर्फ बरामदे तक ही महदूद थी। बागीचे की दीवार के साथ साथ गहरा अंधेरा छाया था। पोशाली दीवार के साथ साथ चलने लगी। अब उसके हाथ में रिवॉल्वर मुझे नजर आया। मेरे हाथ में कमांडो चाकू था। उसे मालूम था कि कहाँ जाकर रुकना और कहाँ से तेजी से गुजरना है। मैं उसके पीछे पीछे था और उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। वो अकबी बरामदे को छोड़कर सामने वाले बरामदे में उस जगह जाकर रुक गई जहाँ सिफारत खाने की राहदारी आकर खत्म होती थी। मैं भी जहाँ था वहीं रुक गया और अंधेरे में उसे गौर से देखने लगा। उस तरफ बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। सिर्फ राहदारी के शुरू में जो ट्यूबलाइट लगी थी उसकी धीमी धीमी रोशनी वहां तक आ रही थी। हम एक दूसरे से तकरीबन 7 कदमों के फासले पर अंधेरे में झुक कर खड़े हुए। पोशाली समरनॉफ के बरामदे के सुतून से लिपटी हुई चौड़े पत्तों वाली उस्तवाई बेल के पीछे थी और मैं छोटे से लॉन में केले के दरख्त के पीछे छुपा हुआ उसे तक रहा था। पहले हमारा इरादा किचन की तरफ से समरनॉफ के कमरे में दाखिल होने का था, मगर समरनॉफ के कमरे की बत्ती बुझी नहीं थी। इसलिए अब ये तय हुआ कि हम सामने वाले दरवाजे के पास जाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पोशाली ने आगे बढ़ने से पहले मुझे सरगोशी में बता दिया था कि वो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेगी कि कमरे में समरनॉफ के अलावा कोई और शख्स तो नहीं है। इसके लिए पोशाली बरामदे में रेंगती हुई माहिर कमांडो की तरह दरवाजे के साथ वाली खिड़की के करीब गई। मैं उसे बराबर देख रहा था। फिर उसने जरा सा सर उठाकर खिड़की के शीशे में से अंदर देखा और जल्दी से सर नीचे कर लिया। वो उसी तरह तेजी से रेंगती हुई मेरे पास आई और सरगोशी में कहा, वो अकेला है, मैं उसे बाहर निकालूंगी, तुम दरवाजे की दूसरी जानिब आ जाना। जो ही वो बाहर निकले उसे एक ही जर्ब से गिरा देना, उसके बाद हम उसे दबोच लेंगे। इससे पहले कि मैं उसे हमले की कमजोरियों से आगाह करता, पोशाली तेजी से रेंगती हुई वापस बरामदे में चली गई। रिवॉल्वर उसके हाथ में था। वो बरामदे में दरवाजे से कोई 7 फुट के फासले पर आकर बैठ गई। वो दरवाजे पर फेंकने के लिए कोई कंकड़ ढूंढ रही थी कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंदर की रोशनी सर्च लाइट की तरह पोशाली के चेहरे पर पड़ी। पोशाली जल्दी से उठ खड़ी हुई। यह समरनॉफ था। उसने पोशाली को देखते ही हैरानी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ? ठक की आवाज के साथ पोशाली के रिवॉल्वर से गोली निकलकर समरनॉफ के सीने में बेवस्त हो गई। वो सीने पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। पोशाली छलांग लगाकर उसके ऊपर आ गई और ठक ठक से 2 मजीद गोलियां उसके सर पर फायर कर दी। समरनॉफ वहीं ढेर हो गया। पोशाली ने लपक कर दरवाजा बंद कर दिया। बरामदे में एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं भी रेंगता हुआ उसके पास आ गया। पोशाली ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, मैं अंदर जाकर बत्ती बुझाती हूँ, इसे अंदर खींच लाओ। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर समरनॉफ के कमरे में घुस गई। कमरे की बत्ती गुल हो गई। पोशाली ने दरवाजा खोल दिया और हम समरनॉफ की लाश को घसीट कर उसके कमरे में ले गए। दरवाजा बंद करके पोशाली ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, ये तुमने क्या किया पोशाली? वो गुस्से से फुनकारती हुई बोली, इस हरामी ने मुझे देख लिया था, ये शोर मचा सकता था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं लपक कर उसकी गर्दन दबोच सकती। मैं उसके आधे सेकंड का मजीद वक्फा देती तो वो शोर मचा देता। खुदा जाने कमबख्त अचानक बाहर क्यों निकल आया। मैंने झुककर समरनॉफ की लाश को देखा। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वो मर चुका था, मगर सीने में जो गोली लगी थी उसके जख्म से खून अभी तक उबल रहा था। पोशाली ने बेचैनी से अंधेरे में जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा। पलटकर धीमी सरगोशी में कहने लगी, मैं अगर फायर न करती तो सिक्योरिटी गार्ड अब तक यहाँ पहुंच चुके होते और हमारा यहाँ से जिंदा निकल जाना नामुमकिन था। मैंने पूछा, अब हमें क्या करना होगा? समरनॉफ तो मर गया है, अब हम आहनी सेफ का कॉम्बिनेशन कहाँ से हासिल करेंगे? पोशाली ने रिवॉल्वर अपनी पतलून के साथ रगड़ते हुए कहा, अगर यहाँ से वापस चले जाते हैं तो कल हम सबसे पूछगिछ होगी। हो सकता है सिफारत खाने के सुराग रसानों को यहाँ कहीं से हमारी उंगलियों के निशान मिल जाएं। अब अगर हम सिफारत खाने में जाते हैं तो बच नहीं सकेंगे, हमें यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीवार पर भी हमारी उंगलियों के निशान पड़े हैं, हम कहाँ कहाँ उन्हें साफ करेंगे? मैंने पूछा, फिर तुम क्या सोचती हो? कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। मुझे पोशाली के सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अंधेरे में मुझे देख रही थी। उसने मेरे बाजू को जोर से पकड़ा और बोली, हम इसी वक्त हमला करेंगे, मेरे साथ आ। और उसने दरवाजा खोल दिया। राहदारी की धीमी रोशनी में निकलते ही वो फर्श पर औंधे मुंह लेट गई और उसने कोहनियों के बल राहदारी में रेंगना शुरू कर दिया। पोशाली एक फैसला कर चुकी थी और उस पर अमल भी शुरू कर दिया था। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं भी तेजी से रेंगता हुआ उसके पीछे चला आया। राहदारी खाली थी। सिफारत खाने के सामने वाले गेट की जानिब से किसी की आवाज सुनाई थी। मैं वहीं साकित हो गया। पोशाली भी रेंगते हुए रुक गई, फिर तेजी से पीछे हटकर मेरे करीब आई और अपना मुंह मेरे कान के साथ लगाकर बोली, ये सिन्हाली गार्ड की आवाज थी। वो पहरा देते हुए कभी कभी होशियार होशियार का सिन्हाली में नारा लगाता है। मेरे पीछे हम राहदारी की दीवार के साथ लगकर रेंग रहे थे। मैं उस सारे इलाके से वाकिफ था।